हेलो। नमस्कार दोस्तों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर निकोलो मैकियावेली की फ़िलोसफी। आज हम निकोलो मैकियावेली की फ़िलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे। मैकियावेली बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। उनकी जो फ़िलोसफी है वो उनकी महत्वपूर्ण बुक, उनकी दो बहुत महत्वपूर्ण बुक हैं, द प्रिंस और द डिस्कोर्सेज, उनमें देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हमारा जो टारगेट है वो क्लियर है। हमारा टारगेट है उनकी बुक द प्रिंस को समझना। द प्रिंस जो बुक है उसमें उन्होंने क्या लिखा है, चलो शुरू करते हैं। निकोलो मैकियावेली, जिन्हें हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहते हैं, उनका जन्म 1469 में हुआ। 1469 में फ्लोरेंस में हुआ, इटली में। फ्लोरेंस जो पुनर्जागरण का केंद्र था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और 1527 ईस्वी में इनकी बहुत ही 1527 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और बहुत साधारण तरीके से इनको दफना दिया गया। इनके लिए क्या क्या, किन किन विद्वानों ने, किन किन थिंकर्स ने कौन कौन सी फ्रेज गढ़ी हैं, वो देख लेते हैं हम। किसने इनके बारे में क्या कहा है वो देखो। इनकी कब्र पर लिखा हुआ है कि इनसे महानतम इंसान पैदा नहीं हो सकता। इनकी खुद की कब्र पर लिखा हुआ है। देखो, इन्हें डनिंग एक विद्वान हुए। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। अपने युग का शिशु इनको क्यों कहा जाता है, इस बात पर भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इनको पुनर्जागरण का शिशु WT जोन्स ने कहा है। जो भी कोटेशन है वो इनके बारे में जो कहे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, वो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी जो पॉलिटिकल साइंस के प्रति समझ है उसको बेहतरीन कर सकता है, विकसित कर सकता है। हमारे प्रत्येक वीडियो में उस विद्यार्थी को कोई ना कोई फैक्ट या कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगी, उसको वो सोचना उसके लिए नहीं होगी और उसकी जानकारी उसकी एग्ज़ाम की दृष्टि से उसके काम आएगी। तो देखिए, पुनर्जागरण का शिशु WT जोन्स ने मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु कहा है। मैक्सी एक विद्वान हुए हैं। इन्होंने यथार्थवादी राजनीति का देवदूत इनको कहकर पुकारा है। शेबाइन कहते हैं इनको युग परिवर्तन का शिशु। इन्होंने युग परिवर्तन कर दिया। युग परिवर्तन का शिशु इसलिए कहा जाता है कि उस समय मध्य युग से जो आधुनिकता आ रही थी, मिडाइवल एजेज थे, उनसे हम मॉडर्निटी की तरफ आ रहे थे। उस समय मैकियावेली का जन्म हुआ था। बुराई का शिक्षक, इन्हें लियो स्ट्रोस ने बुराई का शिक्षक कहा है। ये सभी कोटेशन वीडियो के एंड तक आपके समझ में आ जाएंगे। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, आपके ये सभी जो फ्रेजेज हैं वो समझ में आ जाएगी। बुराई का शिक्षक लियो स्ट्रोस ने कहा इनको। अपने समय का उत्कृष्टतम निचोड़, इन्हें जोन्स ने कहकर पुकारा है। मैन ऑफ जीनियस की संज्ञा इन्हें हिगल ने दी है। किसने दी है? हिगल ने दी है। अपने समय का उत्कृष्टतम श्रेष्ठतम निचोड़ जोन्स ने कहा है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन इन्हें मैक्सी ने कहा है। शायद ही कोई विचारक होगा जिनको इतनी फ्रेजेज जिनके बारे में गढ़ी गई हों, जितने इनके बारे में वक्तव्य कहे गए हैं। आधुनिक दर्शन का जनक इनको गेटल ने कहा है। संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है। ये कोटेशन किसका है? शेबाइन का है। विलियम शेक्सपियर ने इन्हें हत्यारा मैकियावेली कहा है। हत्यारा मैकियावेली, मर्डरर मैकियावेली। विलियम शेक्सपियर ने इन्हें हत्यारा मैकियावेली कहा है और ये कहा है कि ये खुसट मैकियावेली है। ये शैतान को दिया दिखाता है। शैतान को क्या दिखाता है? दिया दिखाता है। ये जो खुसट मैकियावेली है ये शैतान को दिया दिखाने का काम करता है। विलियम शेक्सपियर इसके बारे में कहते हैं। संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में आ गया है, ये लोस्की ने कहा है।
हेराल्ड लोस्की ने इनके बारे में ये कहा है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावली में आ गया है। अब हम मैकियावली को समझने से पहले थोड़ा इनका जीवन परिचय समझ लेते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। उसके बारे में एक कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं संदर्भ, पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं। मैकियावली को समझने से पहले हमें एक पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी, और पृष्ठभूमि को समझे बिना आप मैकियावली को नहीं समझ सकते। किसी भी थिंकर को आपको समझना है, उस थिंकर के जीवन परिचय को आप ज़रूर समझो। वो कौन कौन सी परिस्थितियों में रहा, कौन कौन सी सर्कमस्टांसेज और परिस्थितियों का उसने सामना किया, वो आपको ज़रूर समझना होगा। तो देखिए आप मैकियावली ने 1513 में एक बुक लिखी, द प्रिंस। हमें क्या है कि ये ये जो द प्रिंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो समझना है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य। प्रिंस एक किताब है। मैकियावली ने 1513 में इस बुक को पूरा किया। मैकियावली ने दो किताबों का दो किताबों को साथ लिखना शुरू किया, द प्रिंस और द डिस्कोर्सेज। लेकिन द डिस्कोर्सेज का काम उन्होंने पहले बंद कर दिया, उसके बाद द प्रिंस को उन्होंने लिखा। ये किताब बहुत शॉर्ट बुक है, और 3 महीनों में इन्होंने, लगभग 3 महीनों में इस किताब को पूरी कर ली, और 90 पेज की किताब है। द प्रिंस एक किताब है जो मैकियावली के द्वारा रचित है, 90 पेज की किताब है। लगभग 3 मंथ्स में मैकियावली ने इसको कंप्लीट किया, और 1513 में मैकियावली ने इस बुक को लिखा। इसके साथ मैकियावली ने द डिस्कोर्सेज, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैकियावली के द्वारा 4 बुक लिखी गई हैं, कुछ किताबों में 5 भी दी हुई हैं। द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, और एक मांद्रागोला। तो 4-5 बुक मैकियावली ने टोटल लिखी हैं। इनके उत्तर है मैकियावली। द डिस्कोर्सेज और द प्रिंस, इन दोनों ही बुक का मैकियावली ने एक साथ काम लिखना शुरू किया था। द प्रिंस जो बुक है, उसमें एक्चुअली ये हैंडबुक है। ये वास्तविक राजनीति को दर्शाती है। ये हैंडबुक है, एक मैनुअल बुक है, एक हेल्प बुक है, जो कि किसी राजा को, इसमें इसमें क्या है कि राजा को एडवाइस दी गई है कि अपने अपने स्टेट को कैसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाया जाए, कैसे पावर को अटेन किया जाए, और उस पावर को कैसे मेंटेन किया जाए। कहने का मतलब है राज्य को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, राज्य शक्ति को कैसे अर्जित किया जाए, और शक्ति को कैसे संरक्षित किया जाए। इन सभी बातों को मैकियावली इस बुक में बताते हैं। देखो आप, ये बुक मूलतः शासन कला पर लिखी गई है, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ये बुक आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट पर लिखी गई है, आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब है राज्य कला, शासन कला। शासन कला पर लिखी गई बहुत शानदार बुक है, एक हैंड बुक है, मैनुअल बुक है। ये बुक एक्चुअली एक कैटेगरी में लिखी गई है, जिस कैटेगरी का नाम है द मिरर ऑफ द प्रिंस। वो कैटेगरी लिख देता हूँ, ये जानकारी आपके लिए नहीं है, आप नोट कर लीजिए। द मिरर ऑफ द प्रिंस। मैकियावली के द्वारा जो बुक लिखी गई है, वो जिस कैटेगरी में लिखी गई है, जिस ट्रेडिशन, कहने का मतलब जिस परंपरा में लिखी गई है, ट्रेडिशन का मतलब जिस परंपरा में लिखी गई, उस परंपरा का नाम है द मिरर ऑफ द प्रिंस। इस ट्रेडिशन में जो भी बुक लिखा जाता है, जो भी उपन्यास लिखा जाता है, वो जो बुक है, वो किताब है, उसमें एक्चुअली क्या है, राजा को एडवाइस दी जाती है, राजा को स्ट्रेटेजी बताई जाती है, रणनीति बताई जाती है, राजा को सलाह दी जाती है कि किस प्रकार राज्य को चलाया जाए। एक्चुअली मैकियावली क्या है कि इस बुक में, द प्रिंस बुक में, राज्य की कोई थ्योरी प्रेजेंट नहीं करते हैं, राज्य का कोई सिद्धांत प्रेजेंट नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि व्हाट इज स्टेट, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है। जिस प्रकार प्लेटो और अरस्तु
राज्य के बारे में जो एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं, तो मैकियावली क्या है, राज्य के बारे में थ्योरी प्रेजेंट नहीं करते, किसी भी स्टेट की थ्योरी प्रेजेंट नहीं करते। मैकियावली एक्चुअली में क्या बताते हैं, मैकियावली बताते हैं कि राज्य को कैसे चलाया जाए, शक्ति को कैसे संग्रहित किया जाए, राजा कैसे राज्य की चिंता करे, राज्य की सुरक्षा की राजा कैसे चिंता करे, और राज्य को कैसे कैसे पावरफुल बनाया जाए, कैसे विशाल बनाया जाए, कैसे स्ट्रोंग बनाया जाए, इन बातों पर चर्चा की गई है। तो जो कैटेगरी है उसका नाम है द मिरर ऑफ द प्रिंस। ऐसा नहीं है कि मैकियावली से पहले इस कैटेगरी में किसी भी थिंकर ने बुक नहीं लिखी, थॉमस एक्विनास जैसे थिंकर्स ने भी इस कैटेगरी में बुक लिखी है। तो द मिरर ऑफ द प्रिंस कैटेगरी में ये बुक लिखी गई है मैकियावली के द्वारा। और एक उद्देश्य और है, मैकियावली ये बुक क्यों लिखता है। मैकियावली ये बुक इसलिए रखता है कि मैकियावली गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में 1513 में दोबारा आना चाहता है। वो सोचता है कि मैं राजा को सलाह देने के लिए शानदार बुक लिखूं, किस प्रकार एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जाए, कैसे स्ट्रोंग और पावरफुल स्टेट को बनाया जाए, इस प्रकार की मैं कोई बुक लिखूं तो राजा मुझे वापस गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में बुला ले। इसके दूसरा पॉइंट है इस बुक का, राज्य का संरक्षण का सिद्धांत, प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है स्टेट को पावरफुल बनाया जाए, स्टेट को पावरफुल बनाया जाए, राज्य को संरक्षित किया जाए, प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट की सुरक्षा की चिंता राजा को करनी चाहिए, प्रिंस को करनी चाहिए। प्रिंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्टेट की सिक्योरिटी और सर्वाइवल। कहने का मतलब राज्य की सुरक्षा और चिंता, राज्य की सुरक्षा और अस्तित्व की चिंता करना। शक्ति कैसे प्राप्त की जाए और इसका संरक्षण कैसे किया जाए, हाउ टू अटेन पावर एंड हाउ टू मेंटेन पावर, दो बातों पर मैकियावली बहुत ज्यादा जोर देते हैं। हाउ टू मेंटेन पावर और हाउ टू गेट पावर, हाउ टू अटेन पावर। मैकियावली का द प्रिंस बुक लिखते समय ऑब्जेक्टिव क्लियर है। वो कहते हैं कि किस प्रकार शक्ति को प्राप्त किया जाए और किस प्रकार शक्ति को मेंटेन किया जाए, उसका अर्जन किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए। ये वीडियो मैकियावली पर, मैकियावली की फिलोसफी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उन सभी के मैकियावली की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो समझ में आ सके। तीसरा पॉइंट, ये हैंडबुक ऑफ रियल पॉलिटिक है। हैंडबुक ऑफ रियल पॉलिटिक कहने का मतलब है राजनीति की किताब है। कहने का मतलब है ये एक हेल्प बुक है। एक राजा, यदि कोई भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, वो अपने स्टेट को स्ट्रोंग और पावरफुल बनाना चाहता है, मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहता है, तो इस बुक में उसको सलाह भी दी गई है और किस प्रकार राज्य को मजबूत बनाया जाए, स्ट्रोंग बनाया जाए, उसके लिए रणनीतियाँ भी इस बुक में बताई गई हैं। तो ये हैंडबुक ऑफ रियल पॉलिटिक है, तो ये बात आप समझो। देखो, किसी भी थिंकर को समझने से पहले उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जब तक आपकी थिंकर की जो फिलोसफी है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, वो जब तक क्लियर नहीं होगी, तब तक आपके उस थिंकर की थिंकिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, उस फिलोसफर की फिलोसफी आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम पहले इस मैकियावली की फिलोसफी समझने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको मैकियावली की फिलोसफी समझ में आ सके। उसका जीवन परिचय देखेंगे, उस समय उस जीवन परिचय के दौरान भी आपको फिलोसफी समझ में आएगी उनकी। देखो, मैकियावली कहते हैं धोखा, चालाकी आदि बुराइयों का मैकियावली समर्थन करते हैं। इविल्स जो हैं, जो इविल्स हैं, जो उनका प्रयोग राजा कर सकता है। राजा, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं डिसीव, वायोलेंस का प्रयोग कर सकता है, दंगे का प्रयोग कर सकता है, ट्रेचरी, धोखा, डिसेप्शन, कनिंगनेस, चालाकी, चतुरपन, ये राजा में सारे गुण होने चाहिए। मैकियावली कहता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, सभी साधन सम्मानजनक समझे जाएंगे। यदि स्टेट आपका पावरफुल हो रहा है, स्टेट आपका पावरफुल हो रहा है, शक्तिशाली बन रहा है,
और उसको पावरफुल बनाने के लिए कि यदि आप अनैतिक साधनों का सहारा ले रहे हैं, इमोरल हो रहे हैं, आप एमोरल हो रहे हैं, तो भी आप ठीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि मैकियावेली की जो बुक है द प्रिंस, ये बहुत ही शानदार एक हैंड बुक है, एक एडवाइस बुक है, एक हेल्प बुक है, जो जिस कैटेगरी में लिखी गई है उस कैटेगरी का नाम है द मिरर ऑफ द प्रिंस। इस कैटेगरी में बहुत कम बुक लिखी जाती है, लेकिन मैकियावेली ने इस कैटेगरी में बुक लिखी है। इस कैटेगरी में बुक जो लिखी जाती है वो राजा को सलाह देने के लिए लिखी जाती है, और राजा को ऐसी रणनीति बताई जाती है कि कैसे राज्य को मजबूत बनाया जाए। इसका सिंपल सा मतलब है ये है। तो इतनी फिलोसफी आपके सामने। इसके बाद आप हम देखते हैं मैकियावेली की जो जो जीवन परिचय है, संदर्भ और पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट। हम बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। मैकियावेली का जन्म मई 1469 में फ्लोरेंस में हुआ। फ्लोरेंस जो पुनर्जागरण का केंद्र था इटली में, पुनर्जागरण का केंद्र। मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस में हुआ। फ्लोरेंस एक सिटी स्टेट था उस समय। इटली आज के इटली जैसा डिवाइडेड यूनिफाइड इटली नहीं था। आज का इटली एक एकीकृत और संगठित इटली है, लेकिन 16वीं शताब्दी का जो इटली था एक डिवाइडेड इटली था, विभाजित इटली था। वो मिलान, वेनिस, फ्लोरिडा, फ्लोरेंस जैसे, नेपल्स जैसे गणराज्यों में विभक्त था। कुछ ऐसे गणराज्य थे जिनको पोप कंट्रोल कर रहा था। तो जो सिटी स्टेट से, जो सिटी स्टेट, इटली क्या एक्चुअली सिटी स्टेट में विभाजित था, विभिन्न सिटी, डिफरेंट सिटी स्टेट में। और वो जो सारे सिटी स्टेट थे, वो नगर राज्य थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। उनमें देखो मुख्य मुख्य देखो तो आप नेपल्स देख सकते हो। नेपल्स एक सिटी स्टेट था। मिलान, वेनिस, एक खुद फ्लोरेंस, ये और कुछ ऐसे सिटी स्टेट जो डायरेक्ट पोप के अधीन थे, पोप के कंट्रोल में थे। ये सारे सिटी स्टेट थे, ये आपस में युद्ध करते रहते थे। बहुत केओस की स्थिति थी, बहुत डिसऑर्डर था, बहुत अव्यवस्था और अराजकता उस समय फैली हुई थी। बड़े बड़े जो किंगडम थे उस समय, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इन सब की, ये सब क्या है कि उनकी जो इटली की जो पॉलिटिक्स है उसमें भाग लेते रहते थे। इनकी गिद्ध दृष्टि जो थी वो इटली पर थी। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी जैसे किंगडम थे, उन सब की जो नज़र थी वो इटली पर थी। ये इटली पर कभी भी आक्रमण कर सकते थे। और उस समय ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी जैसे जो किंगडम थे वो एक नेशन स्टेट के रूप में अमर्ज हो चुके थे। कहने का मतलब है राष्ट्र राज्य के रूप में उनका उदय हो चुका था। तो ये मैकियावेली सब देख रहा था। वो सोच रहा था कि इटली इटली को भी एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बनाया जाए, एक मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट बनाया जाए। एक इसमें इटली में भी एक प्रिंस हो जो इटली को यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड करे। यूनिफाइड मतलब इटली को एक करे, वो इटालियन पेनिनसुला को वो एक करे। उस समय इटली में अराजकता थी और पूरा का पूरा इटली इटली क्या था? डिवाइडेड था। उसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी का भाव था। किसका? केंद्रीय सत्ता का भाव था। ये जो सर्कमस्टांसेज हैं, इन सर्कमस्टांसेज, इन परिस्थितियों की वजह से मैकियावेली अपनी फिलोसफी को फॉर्मुलेट करते हैं। इन सर्कमस्टांसेज का जो प्रभाव है, इन परिस्थितियों का प्रभाव मैकियावेली के दर्शन पर भी पड़ता है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? मैकियावेली पर। और मैकियावेली का जो सपना है वो क्या होता है? एकीकृत इटली। मैकियावेली का एक ड्रीम है, मैकियावेली का ड्रीम है एकीकृत इटली, यूनिफाइड इटली, यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड इटली, अखंड और एकीकृत इटली। ये किसका ड्रीम है? किसका सपना है? मैकियावेली का सपना है। और मैकियावेली इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी बुक द प्रिंस की रचना करते हैं। इसके बाद देखो आप 1494 तक, 1494 तक फ्लोरेंस में जिस फैमिली का शासन होता है उस फैमिली का नाम है मेडिची फैमिली।
मेडिची जो एक रॉयल फैमिली है, शाही परिवार, चौदह में एक मेडिची फैमिली को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, उसको हटा करके गणतंत्र की स्थापना की जाती है। रिपब्लिकन गवर्नमेंट, गणतंत्र, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक, एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र गवर्नमेंट, गणतंत्र सरकार की स्थापना उस समय की जाती है। और उस सरकार में पहले तो मैकियावली को साधारण लिपि की नौकरी मिलती है, और बाद में क्या है, मैकियावली को सेकंड चांसलर सिविल सेवा, जिसको कहते हैं सेकंड चांसलर, यानी कि सिविल सेवा की एक नौकरी मिल जाती है मैकियावली को। और मैकियावली को एक कमेटी में शामिल किया जाता है, 10 सदस्यों की एक युद्ध की कमेटी बनाई जाती है, युद्ध सदस्यों की 10 सदस्यों की एक कमेटी। उस कमेटी का नाम है 10 ऑफ वार कमेटी। और 10 ऑफ वार कमेटी में मैकियावली को शामिल कर लिया जाता है, और मैकियावली को फ्लोरेंस में राजदूत बनाकर विभिन्न देशों की यात्रा पर भी भेजा जाता है। मैकियावली को फ्रांस, पर्सा, विभिन्न देशों की यात्रा पर भेजा जाता है, क्या बनाकर, राजदूत बनाकर, एक डिप्लोमेट के रूप में मैकियावली को विभिन्न देशों की यात्रा पर भेजा जाता है। और मैकियावली इस दौरान पॉलिसी मेकिंग को बहुत नज़दीक से देखते हैं, नीति निर्माण को, यानी कि राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते हैं, और वास्तव में वो देखते हैं कि राजनीति किस प्रकार होती है। राजदूत बनाकर 14 वर्ष तक, कितने वर्षों तक, लगभग 14 वर्षों तक मैकियावली राजदूत रहते हैं और विभिन्न देशों की यात्राएं करते हैं, और इस समय अपनी फिलोसफी को फॉर्मुलेट करते हैं, अपने दर्शन को वो एक शेप देते हैं। मैकियावली, कहने का मतलब है कि मैकियावली का दर्शन तैयार हो रहा है इस समय, उनका दर्शन को शेप मिल रही है, क्या मिल रही है, उनकी फिलोसफी को एक शेप मिल रही है। और उन्होंने इस समय क्या है, 14 वर्षों के दौरान नज़दीक से राजनीति को देखा। और 1512 में एक घटना होती है, 1512 में एक घटना होती है, मतलब कहने का मतलब है 1494 से लेकर 1512 तक इटली में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है, गणतंत्र, जिसको हम कहते हैं गणतंत्र। 1512 में मेडिची परिवार वापिस तख्ता पलट करके, रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है, गणतंत्र जो सरकार है, उसको तख्ता पलट करके वापिस मेडिची फैमिली शासन में आ जाती है, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है, मेडिची फैमिली शासन में आ जाती है, और मैकियावली को गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों? मेडिची फैमिली मैकियावली पर आरोप लगाती है कि मैकियावली हमारी जो गवर्नमेंट है उसको हटाने में जो षड्यंत्र है उसमें मैकियावली का भी हाथ है। ये जो मेडिची परिवार है, ये इस समय मैकियावली का लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, और मैकियावली को लगभग, मैं कहूँगी कुछ महीनों तक गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, और बाद में मैकियावली को रिहा कर दिया जाता है। और इसके बाद एक शर्त पर मैकियावली को रिहा कर दिया जाता है कि आप पॉलिटिकल लाइफ और पब्लिक लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप। तो मैकियावली पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं और गवर्नमेंट एक्टिविटीज से दूर हो जाते हैं, और मैकियावली को रिहा कर दिया जाता है। इस समय क्या, मैकियावली के पास खाली टाइम था, खाली टाइम है, लेजर लेजर मतलब को कहने का मतलब है मैकियावली के पास खाली समय है। और इस समय वो लिखना शुरू करते हैं 1513 में, 2 किताबों को एक साथ लिखना शुरू करते हैं। एक किताब लिखते हैं वो डिस्कोर्सेज, दूसरी बुक लिखते हैं वो द प्रिंस। डिस्कोर्सेज का लिखना बंद कर देते हैं, लेकिन वो पहले द प्रिंस को कंप्लीट करते हैं 3 महीनों में। तो ये जो मेडिची फैमिली है, ये मैकियावली को गिरफ्तार कर दिया जाता है, और मैकियावली को जेल में टॉर्चर भी किया जाता है, टॉर्चर, और बाद में मैकियावली को रिहा कर दिया जाता है। मैकियावली को गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि मैकियावली षड्यंत्र का हिस्सा है, कि हमारी जो शासन है उसके खिलाफ मैकियावली षड्यंत्र कर रहे हैं। मेडिची परिवार 1512 में तख्ता पलट कर देता है, और वापस शाही फैमिली आ जाती है। मैकियावली का पद छीन लिया जाता है, जिस पोस्ट पर काम करते हैं। एक्चुअली कोई भी नई सरकार आती है तो वो पुराने जितने भी लोग लगे रहते हैं जिन पोस्ट पर, उन सबको हटा देती है, उनके सबके पद परिवर्तन कर देती है, ये तो आपको भी पता है। तो मैकियावली का जो पोस्ट है वो उनसे छीन लिया जाता है, जो पद है उनसे छीन लिया जाता है, और 1513 में गिरफ्तार कर दिया जाता है,
और उनको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में मैकियावली रिहा हो जाते हैं और अपने पैतृक गांव चले जाते हैं, अपने एंसेस्टर विलेज कहते हैं इसको, पैतृक गांव चले जाते हैं। आप क्रम से जुड़े रहिए मेरे साथ, मैकियावली की जो फिलोसफी है, पॉलिटिकल फिलोसफी आपके समझ में आ जाएगी। एंसेस्टर विलेज, पैतृक ग्राम चले जाते हैं। 1513 में 2 बुक को एक साथ लिखना शुरू करते हैं, द प्रिंस और द डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्सेज का काम बंद कर देते हैं, पहले लिखते हैं वो द प्रिंस को। द प्रिंस उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट है, शासन कला पर लिखी गई बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मैकियावली की रचनाएं देख लो, इंपॉर्टेंट है। द प्रिंस जो शासन कला पर लिखी गई है, स्टेट क्राफ्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द डिस्कोर्सेज जो बुक है मैकियावली, उसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं मैकियावली, और लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात उस बुक में करते हैं। इस वीडियो में हम द डिस्कोर्सेज जो उनकी बुक है उस पर भी चर्चा करेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। द डिस्कोर्सेज में जो सिटीजन आर्मी की जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझेंगे। द आर्ट ऑफ वार में भी मैकियावली सिटीजन आर्मी की कॉन्सेप्ट देते हैं, सिटीजन आर्मी। मैकियावली कहते हैं कि राजा को कभी बाड़ेगी सेना, निजी सेना नहीं रखनी चाहिए, उसको सिटीजन आर्मी रखनी चाहिए। क्योंकि जो सिटीजन आर्मी है, जो नागरिक सेना है, उनमें देशभक्ति का भाव होता है। आज आप किसी भी देश के सैनिक को जाकर कहो कि आप अपने देश के खिलाफ हमारे साथ हो जाओ, तो वो सैनिक आपको ये कहेगा कि मेरे लिए राष्ट्रभूमि सर्वोपरि है, मैं मेरे राष्ट्र से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं मेरे राष्ट्र के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब ये है, मैकियावली ये कह रहे हैं कि राजा को नागरिक सेना रखनी चाहिए जिनमें सिविक वर्च्यू डेवलप हो, पेट्रियोटिज्म, कहने का मतलब है उनमें देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना उनमें हो, तभी आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हो। बाड़ेगी सेना के सारे आप युद्ध नहीं जीत सकते। द हिस्ट्री ऑफ द फ्लोरेंस, एक बुक और लिख रखी है कुछ लेखकों ने, मांद्रागोला। इनकी 4 बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैकियावली को समझने के लिए जो हमने पहले मैकियावली की जो द प्रिंस है उसका कॉन्टेक्स्ट तैयार किया, उसके बाद उनके जीवन परिचय है उसका संदर्भ हमने तैयार किया। अब हम मैकियावली का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो तैयार कर रहे हैं कि मैकियावली किस प्रकार अपनी फिलोसफी को बिल्ड करते हैं, अपने दर्शन का निर्माण करते हैं। मैकियावली को समझने के लिए हमें ये जो चार्ट है मैंने बनाया है, ये सर के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, सरल शब्दों में बनाया है। 500 से 1500 के मध्य का युग है, वो मिडाइवल एजेज है, मिडाइवल एजेज, मिडाइवल एरा, मध्य युग। ये मध्य युग एक्चुअली अंधकार का युग है। किसका? अंधकार का युग है। इस समय बिल्कुल कला साहित्य विज्ञान का बिल्कुल आविष्कार नहीं होता है, लोगों पर धर्म का ज़्यादा प्रभाव है। हम यहाँ क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं, ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म पूरा का पूरा यूरोप ईसाई धर्म के चंगुल में है, पोप के चंगुल में है, कहने का मतलब चर्च के चंगुल में है। और जो पुनर्जागरण का दौर है उस समय ईसाई 13वीं से 16वीं शताब्दी के जो दौर आता है उस समय ये पूरा यूरोप उस मध्यकालीन जो धर्म की जो जकड़नों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देखो आप, इसमें पोप, पादरी, बिशप, चर्च, कहने का मतलब है पोप। पोप आकाश में ईश्वर का प्रतिनिधि है, पोप ने जो कह दिया वो फाइनल है। चर्च के माध्यम से आप ईश्वर के पास जाओगे। तो पोप, पादरी, बिशप, चर्च, इनका प्रभाव ज़्यादा है। व्यक्ति और ईश्वर के बीच में पोप है, चर्च है, बिशप है, आर्क बिशप है। तो ये इन्होंने क्या है कि पूरा का पूरा, कहने का मतलब है अंधकार युग है, पूरी लोगों की वैज्ञानिकता छीन ली, उनकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली। और जो ईसाई धर्म है उनमें कुछ वर्चूज पाए जाते हैं, नम्रता का वर्चू। ईसाई धर्म हमेशा ये कहता है कि यदि आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आप आगे कर दीजिए। तो मैकियावली कहता है कि ये जो वर्चूज हैं ईसाई धर्म में, जो पोलाइटनेस, मेकनेस और सबमिशन के जो वर्चूज हैं, ये वर्चूज इंडिविजुअल लाइफ तक तो ठीक है, व्यक्ति के जीवन तक तो ठीक है, लेकिन राजा इन वर्चूज का पालन करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये राजा को कमज़ोर बनाते हैं। इनको भी समझेंगे आप, इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पोप, पादरी, बिशप, चर्च, पोप, पादरी,
बिशप चर्च इसकी चंगल में है, पूरा का पूरा जकड़न में है मध्यकालीन यूरोप। और फिर चर्च राज्य विवाद शुरू हो जाता है। चर्च और राज्य, चर्च यहाँ धर्म से संबंधित है और राज्य यहाँ राजनीति से संबंधित है। इनको सेपरेट करेंगे, मैकियावली अलग अलग कर देंगे। 1400 के बाद पोपशाही के खिलाफ आवाज़ उठती है। किसके खिलाफ आवाज़ उठती है? जो पोपशाही है, जो राजा पर, सभी लोगों पर जो पोप का प्रभाव है, उसके खिलाफ आवाज़ उठती है। इसको कहते हैं पुनर्जागरण का युग। पुनर्जागरण के युग का मतलब दो दो प्रकार से है। एक तो जो क्लासिकल जो लिटरेचर है, रोमन लिटरेचर है, उसमें दोबारा जो क्लासिकल जो बुक्स लिखी गई हैं उस समय, जो अरस्तु है, पोलिबियस है, इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, उनमें पुनः उनको पढ़ना, उनको रीड करना, उनको दोबारा पढ़ना, रोमन के द्वारा पूरा अपना गौरव प्राप्त करना। मैकियावली कहते हैं इटली के लोगों को कि आप अपने पुराने गौरव को दोबारा प्राप्त करो। रोम में जो गौरव था, अपना जो रोम का जो गौरव था, उसको प्राप्त करो। क्लासिकल लिटरेचर है, उसमें दोबारा विश्वास रखो, आप दोबारा रीड करो। आप अरस्तु है, पोलिबियस है, इनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो क्लासिकल लिटरेचर है, उनको दोबारा पढ़ो आप। तो समझने की कोशिश करिए। और पुनर्जागरण का दूसरा मतलब है कला, साहित्य, विज्ञान आदि में प्रगति होना, मनुष्य की सोच में परिवर्तन होना, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की बात करना, जिज्ञासु दृष्टि आना, वैज्ञानिकता की बात करना, विज्ञान का आविष्कार होना। कहना है मनुष्य में कहीं ना कहीं तार्किकता का डेवलपमेंट होना, उसमें ज्ञान बोध का डेवलपमेंट। ये बाद में जो एनलाइटनमेंट का युग है, ये बाद में प्रबोधन का युग बनता है। प्रबोधन का युग भी इससे जुड़ जाता है। इससे पहले कई धार्मिक सुधार भी होते हैं, वो तो एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो इसको। इसी पुनर्जागरण के युग में मैकियावली का जन्म होता है। तभी तो पुनर्जागरण का शिशु मैकियावली को कहा जाता है। मैकियावली वो विचारक हैं, या मैकियावली की जो द प्रिंस वो बुक है जो मध्य युग का परित्याग कर रही है, मध्य युग का पूरा परित्याग करती है। इसको समझिए आप। इसके बाद देखिए आप मैकियावली के 3 बहुत महत्वपूर्ण विचार। मैकियावली वो फर्स्ट थिंकर हैं जिन्होंने मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट और मिडाइवल पॉलिटिकल थिंकिंग को ब्रेक कर दिया। कहने का मतलब मध्ययुगीन जो राजनीतिक दर्शन है, मध्ययुगीन जो सोच है, उसको मैकियावली ने ख़त्म कर दिया। मैकियावली ने राजनीति से धर्म और नैतिकता को दूर करने की बात की। मैकियावली ने 2-3 बातें बताई, वो ध्यान में रखना आपको। मैकियावली ने जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, मैकियावली कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स की दुनिया है वो अलग दुनिया है, और जो क्रिश्चियनिटी की जो दुनिया है वो अलग दुनिया है, जो धर्म की दुनिया है। वो कन्वेंशनल मोरालिटी की बात करते हैं, उसको भी समझाएंगे आपको वो कॉन्सेप्ट। मैकियावली कहते हैं थोड़ा इजी तरीके से समझो, थोड़ा जटिल हो जाएगा, थोड़ा इजी तरीके से समझने को। पॉलिटिक्स को आप, राजनीति को आप एथिक्स और रिलीजन, मोरालिटी से सेपरेट कीजिए। वो कहते हैं पॉलिटिक्स और एथिक्स का सेपरेशन जरूरी है, दोनों का अलगाव जरूरी है। पॉलिटिक्स को आप रिलीजन से सेपरेट कीजिए, धर्म से दूर कीजिए। राजनीति को नीतिशास्त्र से दूर कीजिए, राजनीति को धर्म से दूर कीजिए, और राजनीति को नैतिकता से दूर कीजिए। राजनीति और धर्म और नैतिकता की आपस में दूरी बनाइए। राजनीति में धर्म और नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। धर्म और नैतिकता की दुनिया अलग है और राजनीति की दुनिया अलग है। तो मैकियावली की थॉट समझो आप। मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो मिडाइवल पॉलिटिकल थिंकिंग है, मध्य युगीन जो सोच है, उसको ब्रेक कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मध्य युग में जो राजनीति धर्म और नैतिकता से लपेट दी गई थी, उस धर्म और नैतिकता का आवरण किसने खोला? मैकियावली ने। सबसे पहले मैकियावली ने खोला और बोला कि राजनीति में धर्म और नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। कहने का मतलब मैकियावली ने सेक्युलर जो कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है, उसको, उसकी नींव रखी। किसने रखी? मैकियावली ने उसकी नींव रखी। यहाँ से हम समझ सकते हैं मैकियावली धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। किसकी? धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि राजनीति, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हैं। राजनीतिक मामले और धार्मिक मामले दोनों अलग अलग हैं। राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को अफेक्ट और इफेक्ट नहीं करने चाहिए। मैकियावली कहते हैं मध्य युग में जो पोप है, वो जो अवधारणा है। दूसरा पॉइंट आप देखो, मध्य युग जो अंधकार का युग है, जिसमें पोप ने
धर्म ने, चर्च ने, बिशप ने, आर्क बिशप ने लोगों की सोच पर कब्जा कर लिया है। इस पोप के बारे में बताना कि धरती पर ईश्वर का प्रतीक कौन है, ये पोप है। इस अवधारणा का खंडन किसने कर दिया? मैकियावली। मैकियावली बहुत निडर थे, बहुत स्पष्टवादी थे, उनकी सोच स्पष्ट थी, बहुत स्पष्ट, क्लियर था उनका ऑब्जेक्टिव, और बिना भय के उन्होंने सभी धारणाओं का खंडन कर दिया। इसीलिए तो कहने वालों ने, लोगों ने मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का अपने युग का शिशु तक कहा। उन्होंने अपने युग का शिशु है मैकियावली, और अपने समय का उत्कृष्टतम निचोड़ है मैकियावली। मैकियावली अपने समय का उत्कृष्टतम निचोड़ है, संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावली में आ गया है। मैन ऑफ द जीनियस जैसी कॉन्सेप्ट मैकियावली के लिए आई है। उनकी कब्र पर लिखा है कि इस व्यक्ति से महान व्यक्ति कभी पैदा नहीं हो सकता। रोमन साम्राज्य से प्रेरणा लो। मैकियावली कहते हैं कि जो रोमन साम्राज्य था, अपना जो पुराना गौरव है, वहाँ से प्रेरणा आपको लेनी चाहिए, आपको पुराना गौरव दोबारा प्राप्त करना चाहिए। और मैकियावली इटली की एकता की बात करते हैं। मैकियावली कहते हैं, मैकियावली के दिमाग में है कि उस समय ब्रिटेन और फ्रांस जैसे किंगडम अमर्ज कर चुके थे नेशन स्टेट के रूप में। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे किंगडम नेशन स्टेट के रूप में अमर्ज कर चुके थे, तो मैकियावली भी इटली को एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। तभी तो मैकियावली को मॉडर्न नेशन स्टेट से जोड़कर देखा जाता है। मैकियावली को सोवरेंटी शब्द से जोड़कर देखा जाता है, संप्रभुता से जोड़कर देखा जाता है मैकियावली को, क्योंकि द प्रिंस है, उसके अधीन सब कुछ है। द प्रिंस किसी के अधीन नहीं है। तो यहाँ से निकलती है राष्ट्रवादी लहर। आधुनिक राष्ट्र राज्य की बात आती है, किसकी? आधुनिक राष्ट्र राज्य की बात आती है, मॉडर्न नेशन स्टेट की बात यहाँ पर आती है। तीसरा पॉइंट क्या बताते हैं मैकियावली? तो 2 पॉइंट हो गए। मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर है मैकियावली का। मैकियावली एक ऐसे थिंकर है, उनकी थिंकिंग को समझना इसलिए सरल है क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, गोलमाल बातें करते ही नहीं है। तो पहला जो उनका पॉइंट है, वो पॉइंट है कि आप एथिक्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट करो, राजनीति और नीति शास्त्र को सेपरेट करो। क्योंकि प्लेटो और अरस्तु के समय आप देखते हैं किस प्रकार राजनीति और नैतिकता का संबंध है। प्लेटो तो राजनीति नैतिकता में राजनीतिक सामग्री रख देते हैं, उनका जो दर्शन है उसी में राजनीति रखी हुई है, अलग से कोई राजनीति नहीं है। नैतिकता और राजनीति को मिला रखा है उन्होंने, प्लेटो ने। अरस्तु नैतिकता को राजनीति का उद्देश्य बता देते हैं, लेकिन मैकियावली कहते हैं कि इनका सेपरेशन जरूरी है, इनको अलग करो। इनको अलग किए बिना आप धर्म और एथिक्स, कहने का मतलब आप धर्म और नैतिकता को अलग किए बिना आप राज्य को मजबूत कर ही नहीं सकते। तो राजनीति को मूर्त रूप में देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैकियावली कहते हैं मैंने राजनीति का नया रास्ता ढूंढ लिया है। और मैकियावली पहले थिंकर है जिन्होंने राजनीति का नया रास्ता ढूंढा। उन्होंने राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा, तो उन्होंने जितनी बातें थी वो सब पकड़ ली। इंपॉर्टेंट बातें थी, राजनीति को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा, तो उन्होंने सारी बातें लिख दी। इसीलिए उन्हें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक भी उनको मैकियावली को कहा जाता है। नई राजनीति का पिता भी उनको कहा जाता है, फादर ऑफ न्यू पॉलिटिक्स। आध्यात्मिक राजनीति का पिता महात्मा गांधी, फादर ऑफ न्यू पॉलिटिक्स, नई राजनीति का पिता मैकियावली, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावली। तो इनको समझिए आप। तो ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, पॉलिटिक्स को एथिक्स और रिलीजन से सेपरेट करना, पुराने रोमन साम्राज्य के गौरव को दोबारा प्राप्त करना, और राजनीति को मूर्त रूप से देखना। राजनीति को मूर्त रूप से देखने का मतलब है कि राजनीति जैसी है वैसी आप लिखो इसको, चाहिए शब्द पर बल नहीं है यहाँ, व्हाट इज शब्द पर बल है। राजनीति में जो हो रहा है वास्तविकता है, उसको लिखो आप, उसको लिखो। तो इसीलिए यथार्थवादी राजनीति का प्रेरक भी इनको कहा जाता है। आगे देखिए आप, मैकियावली के महत्वपूर्ण प्रभाव। मैकियावली ने अपनी बुक है वो द प्रिंस बुक वाज डेडिकेटेड टू लोरेंजो द मेडिसी। ये बात आप ध्यान में रखना, लोरेंजो डी मेडिची, मेडिची फैमिली से थे लोरेंजो द मेडिसी। इनको मैकियावली ने अपनी बुक द प्रिंस डेडिकेट की है, समर्पित की है, डेडिकेटेड। द बुक वाज डेडिकेटेड टू द लोरेंजो द मेडिसी अंडर द कैटेगरी ऑफ द मिरर ऑफ द प्रिंस। द मिरर ऑफ द प्रिंस की कैटेगरी में मैकियावली ने जो बुक लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोरेंजो द मेडिसी डेडिकेटेड टू, किसने कौन सी बुक की है? द प्रिंस।
इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करना, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ उनको आप ज़रूर बता। मैकियावेली के महत्वपूर्ण प्रभाव, जिस राजा से मैकियावेली प्रभावित थे उस राजा का नाम है सीजर बोर्गिया। सीजर बोर्गिया में वो सारे गुण थे जो प्रिंस में थे। मैकियावेली मैकियावेली के दिमाग में, माइंड में जो आदर्श राजा था, वो उसकी पिक्चर उन्होंने किस में पाई, जो तस्वीर है वो सीजर बोर्गिया में पाई हूबू। तो सीजर बोर्गिया से वो प्रभावित थे। मैकियावेली ने मानव स्वभाव या मानव मनोविज्ञान का बड़ा ही निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य खुद स्वभाव से स्वार्थी है और दुष्ट है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक निर्दयी शासक की जरूरत पड़ती है। तो मैकियावेली क्या कहते हैं, मानव स्वभाव का विवेचन। मैकियावेली मनुष्य को स्वार्थी, लालची, अहंकारी, नीच, दुष्ट, छली, कपटी, धूर्त बताते हैं। मनुष्य अवसरवादी है। मनुष्य जहाँ डेंजर होता है वहाँ से भाग जाता है, और जहाँ पर मनुष्य को मौका मिलता है वहाँ पर मनुष्य बदला जरूर लेता है। मनुष्य का मानव स्वभाव की विवेचना मैकियावेली ने बड़ी नकारात्मक की है। मानव स्वभाव से बुरा है, इविल, जिसको हम कह सकते हैं इगोइस्टिक, सेल्फिशनेस, इन बातों पर बल दिया। यहीं से पूरी की पूरी प्रिंस लिख देते हैं वो मानव स्वभाव से। वो एक्चुअली उनका जो मानव स्वभाव है वो सेल्फिश नेचर है, स्वार्थी। मनुष्य में खास पाई जाती है बात सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद का आत्म संरक्षण। इन्हीं मानव स्वभाव के आधार पर ही अपनी बुक प्रिंस को वो आगे ले जाते हैं। उसी के आधार पर वो लिखते हैं, मानव स्वभाव के आधार पर, कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं है, स्वार्थी है मनुष्य। मनुष्य अहंकारी है, मनुष्य अवसरवादी है, मनुष्य दुष्ट है, मनुष्य कपटी है, मनुष्य धूर्त है। तो इसी के ऊपर मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए आपको कैसे शासक की जरूरत पड़ती है, आपको द प्रिंस जैसे क्रूल शासक की जरूरत पड़ती है। मैकियावेली ने लौकिकवाद की बात कही। लौकिकवाद वही धर्मनिरपेक्षवाद है, जो सेक्युलरिज्म की जो कॉन्सेप्ट है वो मैकियावेली से ही शुरुआत मानी जाती है इस कॉन्सेप्ट की। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है धर्म को राजनीति से अलग रखना। राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं। मध्य युग में राजनीति को धर्म व नैतिकता से लपेट दिया गया। पूरा का पूरा मध्य युग जो अंधकार का युग था, उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि राजनीति कहाँ पर है। पूरा का पूरा प्रभाव पोप का था, पूरा का पूरा प्रभाव धर्म का था, ईसाई धर्म। पूरा का पूरा प्रभाव पोप और चर्च का था। तो मैकियावेली को हमने समझा। मैकियावेली एक्चुअली कहते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार कंट्रोल करने के लिए द प्रिंस की जरूरत पड़ती है। तो हमने लौकिकवाद इसको समझा, लौकिकवाद और धर्मनिरपेक्षवाद की बात को पहले ही हमने समझ लिया, तो इसमें ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे। इसके आगे देखो आप, शासन कला व कूटनीति। मैकियावेली कूटनीति के तो थे ही। मैकियावेली ने एक स्टेट को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राज्य को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत ही ठोस आधार और ठोस तर्क दिए हैं। उन ठोस आधारों पर चल करके कोई भी राजा किसी भी राज्य को मजबूत बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं बताऊंगा आपको। मैकियावेली ने रोम वालों को यह संदेश दिया कि अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त कर ले। मैकियावेली इटली की एकता के लिए बहुत ही सतर्क थे, इटली की एकता के लिए। तो मैकियावेली के कुछ ठोस सुझाव। मैकियावेली के दिमाग में एक चीज़ और भी थी। मैकियावेली द प्रिंस बुक की रचना क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, नोट कर लीजिए आप। मैकियावेली ये सोचते हैं कि मैं अगर राज्य को शक्तिशाली बनाने के यदि बहुत ही मजबूत आधार बताता हूँ, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी या रणनीति बताता हूँ, तो मुझे कोई भी राजा वापस बुला लेगा। मैकियावेली एक्चुअली गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में वापस आना चाहते थे, वो राजनीति में वापस आना चाहते थे, क्योंकि पहले भी मैकियावेली विदेश नीति विभाग में कई वर्षों तक काम कर चुके थे। फिर 1512 में उन्हें उनसे उनकी पोस्ट छीन ली गई। उसके बाद वो उस प्रिंस की रचना करते हैं, ताकि मैकियावेली को क्या है, वापस शासन में बुला लिया जाए। ये मैकियावेली की बड़ी इच्छा थी, लेकिन मैकियावेली को बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक शासन में नहीं बुलाया गया था। अंततः 1525 में जाकर के मैकियावेली को शासन में वापस बुलाया गया था। बाद में 1527 में मैकियावेली की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए आप, मैकियावेली के कुछ ठोस सुझाव। मैकियावेली के कुछ ठोस सुझाव। सबसे पहली बात तो ये, मैकियावेली ने ठोस सुझाव क्यों दिए हैं। मैकियावेली का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है स्टेट को सिक्योरिटी प्रदान करना। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। सभी साधन सम्मानजनक समझे जाएंगे। सभी साधन सम्मानजनक समझे जाएंगे। राजा को पहला पॉइंट बताएं, निपट स्वार्थी होना चाहिए,
लेकिन उसको दिखना ऐसा चाहिए कि वो निस्वार्थी है। जनता के सामने राजा को एक ढोंग रचना चाहिए। जनता के सामने राजा को एक ढोंग रचना चाहिए कि राजा बहुत दयालु और कृपालु और बहुत अच्छा है, और वास्तव में अंदर से राजा को बहुत ही क्रूर होना चाहिए। अपने राज्य को बचाने के लिए यदि राजा को हत्याएं करनी पड़े तो उसको हत्याएं भी करनी चाहिए। एक्चुअली मैकियावेली डबल मोरालिटी की बात करता है, दोहरी नैतिकता की बात करता है। मैकियावेली कहता है कि एक व्यक्ति की नैतिकता अलग है, राजा की नैतिकता अलग है। एक व्यक्ति हत्या नहीं कर सकता, लेकिन राजा हत्या कर सकता है राज्य को बचाने के लिए। तो राजा और व्यक्ति की अलग अलग नैतिकता निर्धारित कौन करता है? मैकियावेली निर्धारित करता है। राजा को धर्म और नैतिकता का यंत्र के रूप में प्रयोग करना चाहिए, स्टेट को जहाँ पर जरूरत पड़े। मैंने एक बात बताई थी आपको, जो परंपरागत नैतिकता थी, कन्वेंशनल मोरलिटी कन्वेंशनल मोरलिटी जिसको कहते हैं, उसमें एक आ जाता था कि कुछ फिक्स सिद्धांत हैं जो मोरलिटी के हैं, उन पर ही चलना चाहिए। एक राजा को भी उस पर चलना चाहिए, और एक मनुष्य, एक व्यक्ति को भी उस पर चलना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं धर्म। धर्म का मतलब नैतिकता। ईसाई धर्म में जो जो सिद्धांत थे वो नैतिकता से संबंधित थे, तो उन पर चलना एक राजा के लिए अनिवार्य है, एक व्यक्ति के लिए भी अनिवार्य है। लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि एक स्टेट के लिए, आप एक राज्य की सुरक्षा के लिए, आप इन धर्म और नैतिकता को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करो। आप इंस्ट्रूमेंट वैल्यू बताता है इनकी मैकियावेली, यंत्र के रूप में धर्म और नैतिकता का उपयोग करें। लोगों के रीति रिवाजों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैकियावेली दो तीन बातें बताते हैं। एक तो जो जनता है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, संपत्ति, निजी संपत्ति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और राजा को उनकी औरतों को नहीं छेड़ना चाहिए। विमन, प्राइवेट प्रॉपर्टी और विमन और उनके रीति रिवाज, इनसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। राजा को हमेशा प्रजा की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। मैकियावेली कहते हैं यदि प्रजा राजा से घृणा करने लगेगी ना, तो राजा के लिए खतरनाक हो सकता है। मैकियावेली ये बात कहते हैं। तो लोगों के रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लोगों की संपत्ति को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति, मैकियावेली की कॉन्सेप्ट है, मैकियावेली खुद कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु करने वाले को क्षमा कर सकता है, उसको बुला सकता है, लेकिन वो अपनी संपत्ति छीनने वाले को कभी भी नहीं बुला सकता। मैकियावेली की ये थॉट है। मैकियावेली नागरिक सेना की बात करते हैं, सिटीजन आर्मी जिसको कहते हैं, सिटीजन आर्मी, नोट बाड़े की सेना। मैकियावेली सिटीजन आर्मी की बात करते हैं। सिटीजन आर्मी का मतलब है ऐसी आर्मी जिसमें देशभक्ति और नागरिक मूल्य हों, सद्गुण हो, जिसमें सिविक वर्चू। नागरिक सेना राष्ट्र के लिए होती है, राष्ट्रवाद की भावना जिसमें होती है वो नागरिक सेना होती है। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को हमेशा नागरिक सेना रखनी चाहिए, बाड़े की सेना नहीं रखनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। संपत्ति और प्रजा की सुरक्षा को राजा को महत्व दिया जाना चाहिए। राजा को हमेशा साम्राज्य विस्तार करना चाहिए, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राजा को शांति काल में भी उसको युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए, युद्ध के लिए उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी उसका साम्राज्य विस्तार होगा। राजा को एक कुशल जासूस विभाग, राजा को एक बहुत ही शानदार कुशल एक्सपर्ट एक जासूस विभाग रखना चाहिए, ताकि जो भी षड्यंत्र करें उनको जल्दी से पकड़ ले। राजा को संधियाँ कर लेनी चाहिए और तोड़ भी देनी चाहिए। इसका मतलब ज़रूरत पड़ने पर राजा को संधि कर लेनी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर राजा को संधि तोड़ भी लेनी चाहिए। राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, फोक्स एंड लोइन, दोनों के गुणों को मिक्सर की बात करता है राजा में, प्रिंस में। क्यों? क्योंकि जब मान लो कि किसी शेर होता है ना, शेर, उसमें करेज होता है, उसमें शक्ति होती है, साहस होता है शेर में, तो भेड़िया आक्रमण नहीं करें। इसलिए राजा में क्या साहस भी होना चाहिए। और यदि राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र करें तो षड्यंत्रों से कैसे निकला चाहिए, तो लोमड़ी की तरह उसको चालाक भी होना चाहिए, क्योंकि लोमड़ी जाल को काट सकती है, शेर जाल को नहीं काट सकता। तो राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, क्योंकि समय आने पर राजा जाल को भी काटे और अपने उन भेड़ियों को भी मारे जो उनके राजा के खिलाफ कार्यवाही करें या षड्यंत्र करें। तो मैकियावेली की जो थिंकिंग है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। मैकियावेली एक विश्लेषण, मैंने आपको मैकियावेली की जो फिलोसफी है उसको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको मैकियावेली की पॉलिटिकल फिलोसफी समझ में आई होगी। मैकियावेली की फिलोसफी में कुछ बातें और हैं जो आपको मैं
नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, या कोई एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मैकियावली कुछ लव, फियर, हेटर्ड, लव, फियर, हेटर्ड, कंटेम्प्ट, ये मनुष्य के 4 पैशन बताते हैं व्यक्ति के। ये भी समझेंगे कि लव, फियर, हेटर्ड, कंटेम्प्ट की क्या उनकी कॉन्सेप्ट है। एक उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वीर फॉर्टून, फोर्टूना, वीर और फोर्टूना, FORTUNA, मैकियावली ने वीर शब्द का अपनी बुक द प्रिंस में लगभग 60 बार यूज किया, 60 बार। इस शब्द का मतलब समझेंगे, कई हिंदी की किताबों में इस शब्द का अर्थ ही गलत लिख रखा है, कई जगह तो इसको सद्गुण ही लिख रखा है, सद्गुण। सद्गुण नहीं है, वर्च्यू नहीं है एक्चुअली, ये वीर है, वीर और फॉर्चूना। इस कॉन्सेप्ट को भी हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे। अभी हम एक मैकियावली का विश्लेषण कर लेते हैं। मैकियावली ने पॉलिटिक्स और एथिक्स को सेपरेट करने की बात की, एथिक्स, रिलीजन और मोरलिटी। मैकियावली कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एथिक्स को सेपरेट करना चाहिए, पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट करना चाहिए, मोरलिटी से भी सेपरेट करना चाहिए। दूसरी बात, मैकियावली सेकुलर होने की बात करते हैं, सेकुलर। सेकुलर होने का अर्थ है किसी भी चीज़ की व्याख्या इस आधार पर नहीं करना कि भगवान को आधार बनाकर किसी चीज़ की व्याख्या नहीं करना। साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ की व्याख्या करना सेकुलर है। जैसे मान लो कि एक प्रश्न है कि धरती घूम रही है, धरती गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण घूम रही है, ये तो साइंटिफिक व्याख्या हो गई। फिर धरती अपने एक्स पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण घूम रही है। एक दूसरा मान लो कि बिना साइंस के आधार पर व्याख्या करे कि धरती को कौन घुमा रहा है, ईश्वर घुमा रहा है। तो मैकियावली सेकुलर होने की बात करते हैं। मैकियावली सेक्युलरिज्म इसकी बात करते हैं। मैकियावली स्टेट की सिक्योरिटी और सर्वाइवल की बात करते हैं। राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। राजा को अनैतिक साधनों का प्रयोग करना पड़े तो उनका प्रयोग भी उसको करना चाहिए, मतलब जो इमोरल और बैड जो मीन्स हैं उनका भी प्रयोग एक राजा कर सकता है। मैकियावली एंटिक्विटी की बात करते हैं, एंटिक्विटी, लव ऑफ एंटिक्विटी। इसका मतलब है कि प्राचीनता, जो रोम का जो गौरव है उसमें दोबारा से इंटरेस्ट पैदा होना, रोम का जो गौरव है उसमें दोबारा से इंटरेस्ट पैदा होने की बात मैकियावली करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है मैकियावली के लिए। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई मैकियावली की, मैंने समझाने की कोशिश की है मैकियावली की फ़िलोसफी आपको। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होब्स की फ़िलोसफी के साथ। होब्स से डील करेंगे। जो भी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।